आज से लगभग 10,000 साल पहले यानी 8,000 ईसा पूर्व के आसपास मानव इतिहास ने एक ऐसी करवट ली जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। यह वो समय था जब धरती अंतिम हिमयुग की ठंडक से बाहर निकल रही थी और मौसम धीरे धीरे गर्म हो रहा था। इस बदलते हुए माहौल ने इंसानों को जीवन जीने के नए तरीके खोजने के लिए प्रेरित किया। इसी दौर को इतिहासकार नवपाषाण काल या नया पत्थर युग कहते हैं। यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के मनुष्यों ने पत्थर के औजारों को बनाने की तकनीक में महारत हासिल कर ली थी। वे अब पहले से ज्यादा चिकने, पैने और कारगर हथियार और उपकरण बना रहे थे जो उनकी नई जरूरतों को पूरा करने में सहायक थे। नवपाषाण शब्द सिर्फ पत्थर के नए औजारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक पूरी जीवन शैली में आए बदलाव का प्रतीक है। इससे पहले पुरापाषाण काल में मनुष्य हजारों सालों तक शिकारी और संग्राहक का जीवन जी रहे थे। वे भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और उनका कोई स्थायी घर नहीं होता था। लेकिन 8,000 ईसा पूर्व से 7,500 ईसा पूर्व के बीच कुछ मानव समूहों ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने पहली बार पौधों को उगाना और जानवरों को पालना सीखा। यह एक छोटा सा बदलाव नहीं था, बल्कि यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति की शुरुआत थी, जिसने हमारे पूर्वजों के जीवन की दिशा ही बदल दी। इस कालखंड को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहीं से उस दुनिया की नींव पड़ी थी जिसमें हम आज रहते हैं। यह वो दौर था जब इंसान ने प्रकृति पर अपनी निर्भरता को कम करके उसे अपने अनुसार ढालना शुरू किया। भोजन के लिए केवल शिकार या कंदमूल पर आश्रित रहने के बजाय अब वे खुद अपना भोजन पैदा कर सकते थे। इस नई क्षमता ने उन्हें एक जगह पर टिककर रहने का अवसर दिया। इसी स्थिरता के कारण पहले गांव बसे, समाज का विकास हुआ और सभ्यता की पहली ईंट रखी गई। यह वह समय था जब मनुष्य ने भविष्य के लिए योजना बनाना सीखा और अपनी नियति को अपने हाथों में लेने का पहला साहसिक प्रयास किया। कल्पना कीजिए उस दुनिया की जहां हर दिन भोजन खोजना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य था, जहां मौसम की अनिश्चितता और जंगली जानवरों का खतरा हमेशा बना रहता था। ऐसे माहौल में 8,000 ईसा पूर्व के आसपास हमारे पूर्वजों ने एक बीज बोने का फैसला किया होगा। शायद यह एक संयोग रहा हो या शायद लंबे समय के अवलोकन का परिणाम, लेकिन उस एक बीज ने जो फसल दी उसने न केवल उनका पेट भरा बल्कि उनके मन में एक नई आशा और आत्मविश्वास का संचार भी किया। यह केवल खेती की शुरुआत नहीं थी, यह एक नए सपने की शुरुआत थी, एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य का सपना जिसे हम आज सभ्यता के रूप में जानते हैं। नवपाषाण क्रांति शब्द का इस्तेमाल उस बड़े बदलाव को बताने के लिए किया जाता है जो खेती और पशुपालन की शुरुआत के कारण मानव जीवन में आया। यह कोई एक दिन में हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक धीमी प्रक्रिया थी जो कई 100 सालों तक चली। लेकिन इसके परिणाम इतने गहरे और स्थायी थे कि इसे क्रांति कहना बिल्कुल सही है। इस क्रांति ने मनुष्य को भोजन के उपभोक्ता से भोजन का उत्पादक बना दिया। अब वह केवल प्रकृति से जो मिलता था उसी पर निर्भर नहीं था, बल्कि वह अपनी जरूरत के अनुसार भोजन उगा सकता था। यह मानव इतिहास का एक निर्णायक मोड़दाश था जिसने हमारे विकास की गति को कई गुना तेज कर दिया। इस क्रांति के पीछे कई कारण थे। जैसा कि हमने पहले देखा, हिमयुग की समाप्ति के बाद पृथ्वी का मौसम गर्म और नम हो रहा था। इस बदलाव से कई जंगली घासें जैसे गेहूं और जौ बढ़ती मात्रा में उगने लगी। हमारे पूर्वजों ने इन घासों के दानों को इकट्ठा करना शुरू किया और धीरे धीरे यह समझा कि अगर इन दानों को जमीन में बोया जाए तो उनसे नए पौधे उग सकते हैं। यह ज्ञान उनके लिए एक वरदान साबित हुआ। अब उन्हें भोजन के लिए दूर दूर तक भटकने की जरूरत नहीं थी। वे एक ही स्थान पर रहकर अपनी जरूरत के लायक अनाज उगा सकते थे और उसे भविष्य के लिए जमा भी कर सकते थे, जो पहले संभव नहीं था। खेती की शुरुआत के साथ ही पशुपालन ने भी जन्म लिया। मनुष्यों ने यह देखा कि कुछ जानवर जैसे भेड़, बकरी और सुअर झुंड में रहते हैं और उन्हें काबू में किया जा सकता है। उन्होंने इन जानवरों को शिकार करने के बजाय उन्हें पकड़ दहकर पालना शुरू कर दिया। इससे उन्हें न केवल मांस का एक नियमित स्रोत मिला, बल्कि दूध, ऊन और चमड़ा भी प्राप्त होने लगा।
पाले हुए जानवर खेती में भी मदद करते थे और सामान ढोने के काम भी आते थे। इस तरह खेती और पशुपालन एक दूसरे के पूरक बन गए और उन्होंने मिलकर मानव जीवन को पहले से कहीं ज्यादा स्थिर और सुरक्षित बना दिया। नवपाषाण क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव यह हुआ कि इसने मनुष्यों को एक जगह बसने के लिए मजबूर कर दिया। जब आप कहीं फसल बोते हैं तो आपको उसकी देखभाल के लिए और कटाई के लिए वहीं रहना पड़ता है। इस जरूरत ने घुमंतू जीवन का अंत कर दिया और स्थायी बस्तियों को जन्म दिया। एक जगह पर रहने से लोगों के पास अतिरिक्त समय बचने लगा, जिसका उपयोग उन्होंने नई चीजें सीखने और बनाने में किया। मिट्टी के बर्तन बनाना, कपड़े बुनना और बेहतर औजार विकसित करना इसी समय की देन है। इस क्रांति ने न केवल हमारे खाने का तरीका बदला, बल्कि हमारे रहने, सोचने और एक दूसरे के साथ संबंध बनाने का तरीका भी पूरी तरह से बदल दिया। आइए उस लंबे सफर को समझते हैं जो हमारे पूर्वजों ने शिकारी जीवन से किसान बनने तक तय किया। हजारों वर्षों तक मनुष्य छोटे छोटे समूहों में रहते थे और उनका पूरा जीवन भोजन की तलाश में बीतता था। पुरुष आमतौर पर बड़े जानवरों जैसे हिरण, जंगली भैंसे और मैमथ का शिकार करते थे, जबकि महिलाएं और बच्चे आसपास के जंगलों से फल, मेवे, जड्ढे और कंदमूल इकट्ठा करते थे। उनका जीवन पूरी तरह से प्रकृति की दया पर निर्भर था। अगर शिकार नहीं मिलता या किसी मौसम में फल फूल नहीं उगते तो उन्हें भूखा भी रहना बड्डी देशता था। यह एक अनिश्चित और चुनौतीपूर्ण जीवन था, जिसमें हर दिन एक नया संघर्ष लेकर आता था। समय के साथ लगभग 8000 ईसा पूर्व के आसपास यह स्थिति बदलने लगी। जैसा कि हमने जाना, जलवायु परिवर्तन के कारण कुछ इलाकों में जंगली अनाज जैसे गेहूं और जौ बहुतायत में उगने लगे। लोगों ने इन अनाजों को अपने भोजन का हिस्सा बनाया। शुरुआत में वे केवल जंगली फसलों को काटते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यह समझना शुरू किया कि इन पौधों का जीवन चक्र कैसे काम करता है। उन्होंने देखा कि जमीन पर गिरे हुए बीज से अगले मौसम में नया पौधा उगाता है। यह एक बहुत बड़ी खोज थी। यहीं से जानबूझकर बीज बोने और खेती करने का विचार पैदा हुआ। यह भोजन इकट्ठा करने से भोजन पैदा करने की दिशा में पहला कदम था। खेती की शुरुआत के साथ ही पशुपालन का विकास भी हुआ। पहले इंसान कुत्तों को शिकार में मदद के लिए पालता था, जो शायद सबसे पहला पालतू जानवर था। बाद में उन्होंने भेड़िए, बकरियों और सुअरों जैसे जानवरों को पालना शुरू किया। ये जानवर उन्हें मांस, दूध और खाल तो देते ही थे, साथ ही वे पालने में भी आसान थे। शिकार की तुलना में पशुपालन कहीं ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद था। अब भोजन के लिए हर दिन अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं थी। जानवरों के बाध्य गांव के पास ही होते थे, जिससे भोजन का एक स्थायी स्रोत हमेशा उपलब्ध रहता था। यह बदलाव मानव और जानवरों के रिश्ते में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। शिकार और संग्रहण से खेती और पशुपालन की ओर यह बदलाव मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। इसने हमारे पूर्वजों के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। अब वे केवल प्रकृति पर निर्भर नहीं थे, बल्कि वे अपने भोजन का उत्पादन स्वयं कर सकते थे। इस नई क्षमता ने उन्हें सुरक्षा, स्थिरता और सबसे महत्वपूर्ण अतिरिक्त समय दिया। इसी अतिरिक्त समय में उन्होंने नई कलाएं सीखीं, नए आविष्कार किए और जटिल सामाजिक संरचनाओं का विकास किया। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे एक छोटा सा विचार, यानी बीज बोने का विचार, पूरी मानव प्रजाति के भविष्य को एक नई और उज्जवल दिशा दे सकता है। यह जानना दिलचस्प है कि खेती और पशुपालन की शुरुआत दुनिया के किसी एक हिस्से में नहीं हुई, बल्कि यह लगभग एक ही समय में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में स्वतंत्र रूप से विकसित हुई। यह इस बात का प्रमाण है कि बदलती हुई जलवायु और बढ़ती हुई जनसंख्या ने दुनिया भर के मानव समूहों को एक जैसे समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया। सबसे पहले खेती के प्रमाण मध्य पूर्व के उपजाऊ अर्धचंद्र नामक क्षेत्र से मिलते हैं, जिसमें आज के इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल और मिस्र के कुछ हिस्से शामिल हैं। लगभग 8000 ईसा पूर्व में यहीं पर गेहूं और जौ की खेती और भेड़िए बकरियों को पालने की शुरुआत हुई। मध्य पूर्व के अलावा दुनिया के अन्य हिस्सों में भी कृषि क्रांतियां हो रही थीं।
चीन में यांगत्जी और पीली नदी की घाटियों में लगभग 7500 ईसा पूर्व के आसपास चावल और बाजरा की खेती शुरू हुई। वहां के लोगों ने सुअरों और मुर्गियों को पालतू बनाया, जो आज भी वहां के मुख्य भोजन का हिस्सा हैं। इसी तरह मध्य और दक्षिण अमेरिका में मक्का, सेम और स्क्वैश की खेती का विकास हुआ। यह प्रक्रिया थोड़ी बाद में शुरू हुई, लेकिन इसने वहां की माया, एज़टेक और इंका जैसी महान सभ्यताओं की नींव रखी। इन क्षेत्रों में लामा और अल्पाका जैसे जानवरों को सामान ढोने और ऊन के लिए पाला गया। अफ्रीका में भी कृषि का इन क्षेत्रों में लामा और अल्पाका जैसे जानवरों को सामान ढोने और ऊन के लिए पाला गया। अफ्रीका में भी कृषि का स्वतंत्र रूप से विकास हुआ। सहारा के रेगिस्तान, जो उस समय आज से कहीं ज्यादा हरा भरा था, और उसके आसपास के क्षेत्रों में ज्वार, अफ्रीकी चावल और रतालू जैसी फसलों की खेती शुरू हुई। न्यू गिनी के पहाड़ी इलाकों में भी गन्ना और केले की खेती के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। यह दर्शाता है कि हमारे पूर्वज, चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, अपनी बुद्धि और अवलोकन क्षमता का उपयोग करके अपने वातावरण में उपलब्ध संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल करना सीख रहे थे। हर क्षेत्र ने अपनी जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग पौधों और जानवरों को चुना। खेती का यह वैश्विक प्रसार धीरे धीरे हुआ। एक क्षेत्र में विकसित हुई तकनीकें और फसलें व्यापार, प्रवासन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से दूसरे क्षेत्रों तक पहुंची। उदाहरण के लिए मध्य पूर्व में शुरू हुई गेहूं की खेती धीरे धीरे यूरोप और भारत तक फैल गई। इस ज्ञान के आदान प्रदान ने मानव विकास की गति को और तेज कर दिया। यह एक वैश्विक घटना थी जिसने पूरी दुनिया के मानव समाजों को एक दूसरे से जोड़ा और उन्हें एक नए रास्ते पर आगे बढ़ाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे अलग अलग संस्कृतियों ने एक ही चुनौती का सामना किया और अपने अपने अनूठे तरीकों से उसका समाधान निकाला। खेती की शुरुआत का सबसे सीधा और महत्वपूर्ण परिणाम था स्थायी बस्तियों का उदय। जब तक मनुष्य शिकारी संग्राहक थे, वे भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। वे गुफाओं, चट्टानी आश्रयों या पत्तियों और शाखाओं से बनी अस्थायी झोपड़ियों में रहते थे। लेकिन जब उन्होंने फसलें उगानी शुरू की, तो उन्हें अपनी जमीन के पास ही रहना पड़ा। फसल बोने, उसकी सिंचाई करने, जंगली जानवरों से उसकी रक्षा करने और अंत में उसे काटने के लिए एक ही स्थान पर टिकना जरूरी हो गया। इसी जरूरत ने पहले स्थायी घरों और फिर गांवों को जन्म दिया, जो मानव इतिहास में एक बिल्कुल नई बात थी। शुरुआती गांव बहुत छोटे होते थे, जिनमें कुछ दर्जन परिवार ही रहते थे। घर आमतौर पर मिट्टी, गाड़े, लकड़ी और पत्थर जैसी स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से बनाए जाते थे। ये घर अक्सर एक दूसरे से सटे हुए होते थे, जो शायद सुरक्षा और सामुदायिक भावना को मजबूत करने के लिए किया जाता था। उदाहरण के लिए तुर्की में चतालहोयुक जैसी नवपाषाण कालीन बस्तियों में घर इतने पास पास बने थे कि उनमें प्रवेश करने के लिए छत से उतरना पड्डी डीडीएचता था। गलियां नहीं थीं, लोग एक दूसरे के घर की छतों पर चलकर ही आते जाते थे। ये बस्तियां उस समय के लोगों की संगठन क्षमता और सामुदायिक जीवन का अद्भुत उदाहरण हैं। स्थायी रूप से एक जगह बस जाने से लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। अब वे संपत्ति जमा कर सकते थे, जैसे कि अनाज, औजार और बर्तन। घुमंतु जीवन में ज्यादा सामान लेकर चलना संभव नहीं था, लेकिन अब वे अपनी जरूरत से ज्यादा चीजें बना और सहेज सकते थे। अनाज को भविष्य के लिए भंडारित करने के लिए विशेष कोठार बनाए गए। यह भविष्य के लिए योजना बनाने और बचत करने की आदत की शुरुआत थी। इस स्थिरता ने जनसंख्या वृद्धि में भी योगदान दिया। एक सुरक्षित और स्थिर वातावरण में बच्चों के जीवित रहने की संभावना बरकरार गई, जिससे गांवों का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगा। गांवों के बसने से एक नई सामाजिक व्यवस्था ने भी जन्म लिया। लोग अब केवल अपने परिवार के साथ नहीं, बल्कि एक बड़े समुदाय के हिस्से के रूप में रह रहे थे। उन्हें मिलकर सिंचाई प्रणाली बनाने, गांव की सुरक्षा करने और फसलों की कटाई जैसे काम करने पड़े ढाते थे। इन सामूहिक गतिविधियों ने सहयोग और श्रम विभाजन को जन्म दिया। कुछ लोग खेती में माहिर हो गए, तो कुछ औजार बनाने में और कुछ मिट्टी के बर्तन बनाने में।
इस तरह के विशेषीकरण ने समाज को और अधिक कुशल और संगठित बनाया। गांव केवल रहने की जगह नहीं थे, बल्कि वे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र बन गए, जहां सभ्यता ने अपना पहला आकार लिया। नवपाषाण क्रांति ने न केवल लोगों के पेट भरने का तरीका बदला, बल्कि उनकी पूरी जीवन शैली और तकनीक को भी एक नया रूप दिया। इस युग की सबसे बड़ी तकनीकी उपलब्धि थी पत्थर के औजारों को घिसकर और पॉलिश करके उन्हें ज्यादा चिकना और धारदार बनाना। पुरा पाषाण काल के खुरदुरे और मोटे औजारों की तुलना में ये नए औजार खेती के कामों के लिए कहीं ज्यादा उपयुक्त थे। कुल्हादियों का इस्तेमाल जंगलों को साफ करके खेत बनाने के लिए किया जाता था। हंसिए से फसल काटी जाती थी और पत्थर के सिलबट्टों का उपयोग अनाज को पीसकर आटा बनाने के लिए होता था। इन नए औजारों ने काम को आसान बनाया और उत्पादकता बढ़ाई। खेती के साथ एक और महत्वपूर्ण आविष्कार जुद्धा था, मिट्टी के बर्तनों का निर्माण। जब लोगों ने अनाज उगाना शुरू किया तो उन्हें उसे पकाने और भंडारित करने के लिए बर्तनों की जरूरत पड़ती थी। शुरुआत में उन्होंने टोकरियों पर मिट्टी का लेप लगाकर उन्हें आग में पकाया, जिससे वे मजबूत हो गईं। धीरे धीरे उन्होंने चाक का आविष्कार किया और सुंदर और टिकाऊ मिट्टी के बर्तन बनाना सीख लिया। इन बर्तनों का उपयोग न केवल खाना पकाने और अनाज रखने के लिए होता था, बल्कि तरल पदार्थों जैसे पानी और दूध को रखने के लिए भी किया जाता था। बर्तनों पर की गई चित्रकारी उस समय के लोगों की कलात्मक अभिव्यक्ति का भी एक माध्यम थी। स्थायी जीवन और अतिरिक्त समय ने कला और संस्कृति के विकास के लिए भी नए अवसर प्रदान किए। लोग अब केवल अपनी गुफाओं की दीवारों पर चित्र नहीं बना रहे थे, बल्कि वे मूर्तिकला, आभूषण और सजावटी वस्तुओं का भी निर्माण कर रहे थे। मिट्टी और पत्थर से बनी छोटी छोटी मूर्तियां मिली हैं, जिनमें से कई मातृ देवी या प्रजनन क्षमता से जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं। इससे उनके धार्मिक विश्वासों का पता चलता है। लोगों ने सीपियों, हड्डियों और सुंदर पत्थरों से मनके और हार बनाना शुरू कर दिया, जो शायद उनकी सामाजिक हैसियत या व्यक्तिगत सौंदर्य की भावना को दर्शाते थे। कला अब केवल जादुई अनुष्ठानों का हिस्सा नहीं थी, बल्कि दैनिक जीवन का एक अंग बन रही थी। एक और बड़ा बदलाव कपड़े बुनने की कला का विकास था। इससे पहले लोग जानवरों की खाल या पेड़ों की छाल से अपने शरीर को ढकते थे। नवपाषाण काल में मनुष्यों ने कपास और सन जैसे पौधों के रेशों और भेद की ऊन से धागा बनाना और फिर उससे कपड़ा बुनना सीखा। इसके लिए उन्होंने तकली और करघे जैसे सरल उपकरणों का आविष्कार किया। बुने हुए कपड़े खाल की तुलना में कहीं ज्यादा आरामदायक और हल्के होते थे। यह आविष्कार न केवल आराम के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि इसने लोगों को अलग अलग मौसमों के अनुकूल कपड़े पहनने की सुविधा भी दी। यह सब मिलकर एक ऐसी जीवन शैली बना रहे थे जो पहले से कहीं ज्यादा सभ्य और सुसंस्कृत थी। जब हम नवपाषाण क्रांति की बात करते हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप का उल्लेख करना बहुत जरूरी है। यहां भी खेती और स्थायी बस्तियों का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ, जिसके सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमें मेहरगढ़ और बेलन घाटी जैसे पुरातात्विक स्थलों से मिलते हैं। मेहरगढ़, जो आज के पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, दक्षिण एशिया में सबसे पुरानी नवपाषाण बस्तियों में से एक है। यहां लगभग 7000 ईसा पूर्व से ही लोगों ने गेहूं और जौ की खेती शुरू कर दी थी और भेद्दा, बकरियों और मवेशियों को पालना सीख लिया था। यह सिंधु घाटी सभ्यता के अग्रदूतों का घर था। मेहरगढ़ की खुदाई से हमें उस समय के जीवन की एक विस्तृत तस्वीर मिलती है। यहाँ के शुरुआती निवासी मिट्टी और गारे से बने आयताकार घरों में रहते थे। इन घरों में अनाज के भंडारण के लिए छोटे छोटे कमरे भी बने होते थे। यहाँ से मिले औजारों में पत्थर की कुल्हादियां, सिलबट्टे और हड्डियों से बने उपकरण शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ से तांबे के मनके भी मिले हैं, जो धातु के शुरुआती उपयोग का संकेत देते हैं। इसके अलावा यहाँ कई कब्रें भी मिली हैं, जिनमें मृतकों को उनके सामान जैसे आभूषण और औजारों के साथ दफनाया गया था। यह उनके मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास को दर्शाता है। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी भी एक महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है।
यहां से हमें चावल की खेती के दुनिया के सबसे पुराने साक्ष्यों में से एक मिलता है, जो लगभग 6500 ईसा पूर्व का है। बेलन घाटी के निवासी गोलाकार या अंडाकार झोपड़ियों में रहते थे, जिनकी दीवारें बांस बल्ली की और छतें फूस की बनी होती थीं। यहां से बढ़ती संख्या में मिट्टी के बर्तन, पत्थर के छोटे औजार और जानवरों की हड्डियां मिली हैं, जो एक विकसित ग्रामीण जीवन की ओर इशारा करती हैं। बेलन घाटी का महत्व यह दिखाने में है कि गंगा के मैदानों में भी कृषि आधारित जीवन शैली बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। मेहरगढ़ और बेलन घाटी के अलावा भारत के अन्य हिस्सों जैसे कश्मीर, बुरजहोम, बिहार, चिरांद और दक्षिण भारत, ब्रह्मगिरी से भी नवपाषाण कालीन बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। हर क्षेत्र की अपनी अनूठी विशेषताएं थीं, जो वहां की स्थानीय परिस्थितियों और संसाधनों पर आधारित थीं। उदाहरण के लिए, बुरजहोम के लोग गड्ढे वाले घरों में रहते थे ताकि वे ठंड से बच सकें, और चिरांद में हड्डी के औजार बहुतायत में मिले हैं। ये सभी स्थल मिलकर यह कहानी बताते हैं कि कैसे भारतीय उपमहाद्वीप में अलग अलग समूहों ने अपनी जरूरतों के अनुसार नवपाषाण जीवन शैली को अपनाया और एक समृद्ध और विविध ग्रामीण संस्कृति की नींव रखी। खेती और स्थायी गांवों ने न केवल मनुष्य की भौतिक दुनिया को बदला, बल्कि उसकी सामाजिक और आध्यात्मिक दुनिया में भी गहरे परिवर्तन लाए। जब लोग बड्ढे समूहों में एक साथ रहने लगे, तो समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए नए नियमों और संरचनाओं की जरूरत पड़ी। घुमंतू जीवन में परिवार या कबीला ही मुख्य सामाजिक इकाई होता था और निर्णय अक्सर समूह के सबसे अनुभवी सदस्य लेते थे। लेकिन गांवों में, जहां सैकड़ों लोग एक साथ रहते थे, एक अधिक औपचारिक नेतृत्व की आवश्यकता महसूस हुई। शायद गांव के मुखिया या पंचायत जैसी कोई व्यवस्था विकसित हुई जो जमीन के बंटवारे, पानी के उपयोग और आपसी विवादों को सुलझाने जैसे मामलों को देखती थी। श्रम का विभाजन समाज में और अधिक स्पष्ट हो गया। जहां पहले लगभग सभी लोग भोजन जुटाने के काम में लगे रहते थे, वहीं अब कुछ लोग किसान, कुछ पशुपालक, कुछ कारीगर और शायद कुछ पुजारी या नेता बन गए। इस विशेषज्ञता ने समाज में एक तरह की सामाजिक स्तरीकरण को जन्म दिया होगा। जिन लोगों के पास ज्यादा जमीन, ज्यादा अनाज या विशेष कौशल होता था, वे शायद समाज में ज्यादा शक्तिशाली और सम्मानित हो गए। संपत्ति की अवधारणा के जन्म ने व्यक्तिगत और पारिवारिक पहचान को भी मजबूत किया, जो आगे चलकर वंश और विरासत जैसी प्रणालियों का आधार बनी। धार्मिक विश्वास भी इस नए जीवन के साथ विकसित हुए। खेती पर निर्भरता ने लोगों को प्रकृति की शक्तियों जैसे सूर्य, बारिश और धरती के प्रति और अधिक जागरूक बना दिया। उन्होंने इन शक्तियों को देवताओं के रूप में पूजना शुरू कर दिया होगा, ताकि उनकी फसलें अच्छी हों और उनका समुदाय समृद्ध हो। मातृदेवी या धरती माता की पूजा इस काल में बहुत प्रचलित थी, क्योंकि वे प्रजनन और उर्वरता की प्रतीक थीं। मिली हुई कई नारी मूर्तियां इसी विश्वास की ओर संकेत करती हैं। लोग अपनी फसलों और जानवरों की सुरक्षा के लिए अनुष्ठान और बलिदान भी करते होंगे। मृत्यु और उसके बाद के जीवन से जुड़ी धारणाएं भी अधिक विस्तृत हो गईं। अब मृतकों को यूं ही छोड़ देने के बजाय उन्हें विधिवत दफनाने की प्रथा शुरू हुई। कब्रों को अक्सर घरों के नीचे या बस्ती के पास ही बनाया जाता था, जो शायद यह दर्शाता था कि मृत पूर्वज अभी भी समुदाय का हिस्सा हैं। जैसा कि हमने मेहरगढ़ में देखा, मृतकों के साथ बर्तन, औजार और आभूषण जैसी चीजें भी दफनाई जाती थीं। यह इस विश्वास का प्रतीक था कि व्यक्ति को मृत्यु के बाद के जीवन में इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। यह सब मिलकर एक जटिल सामाजिक और आध्यात्मिक दुनिया का निर्माण कर रहे थे, जो आधुनिक सभ्यताओं के धर्म और समाज का प्रारंभिक रूप थी। नवपाषाण क्रांति, जो 8000 ईसा पूर्व से 7500 ईसा पूर्व के बीच अपनी जड़ें जमा रही थी, मानव इतिहास की सबसे निर्णायक घटना थी। इसने हमारे पूर्वजों को शिकारी संग्राहक के अनिश्चित जीवन से निकालकर एक स्थिर और संगठित समाज की ओर बढ़ाया। यह केवल भोजन पैदा करने की एक नई तकनीक नहीं थी, बल्कि यह एक पूरी तरह से नई जीवन शैली, नई सामाजिक संरचना और नई सोच का उदय था। इस युग ने उन सभी चीजों की नींव रखी जिन्हें हम आज सभ्यता का हिस्सा मानते हैं,
गांव और शहर, सरकार, कला, विज्ञान और धर्म। इस युग ने इंसान और प्रकृति के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। पहली बार मनुष्य ने प्रकृति को केवल स्वीकार करने के बजाय उसे अपनी जरूरतों के अनुसार बदलने की क्षमता हासिल की। खेती और पशुपालन के माध्यम से उसने अपने भाग्य पर नियंत्रण पाना शुरू किया। यह एक ऐसी शक्ति थी जिसने हमें अकल्पनीय ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन साथ ही इसने पर्यावरण पर मानव प्रभाव की शुरुआत भी की। एक ऐसा मुद्दा जो आज भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। नव पाषाण काल हमें सिखाता है कि हर बड़ा बदलाव अपने साथ अवसर और जिम्मेदारियां दोनों लेकर आता है। संक्षेप में, नव पाषाण युग मानव कहानी का वह अध्याय है जहां हमने भविष्य का निर्माण करना सीखा। यह वह समय था जब पहली बार बीज बोया गया और सभ्यता की फसल लहलहाने की शुरुआत हुई। यह वह युग था जिसने मानव को एक घुमंतु प्राणी से एक सामाजिक निर्माता बनाया। इसी नींव पर आज की हमारी जटिल और तकनीकी दुनिया खड़ रही है।